नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट 22 अशोक व्यास में आपका स्वागत करते हुए आज मुझे कुछ एडिशनल प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत माता की। यस, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट लॉन्गिंग फॉर मदरलैंड। आई बिलीव each one of you can relate to this expression, longing for motherland, and in what way we respond to this longing varies, but it has some common elements, and we'll talk about how this plays out for us. And I have the pleasure of welcoming two wonderful artists. When I say artist, if I may say that each one of us is an artist because Mother India have some creative way of connecting with life which it inculcates in us. So we have a kind of sensibility which brings a natural flow of compassion and all-encompassing approach to life. So with those words, I would first welcome someone who has been instrumental in energizing many young budding artists as well as seasoned artists towards their artistic inclination as founder of Prayog Natya Sanstha, actor director Amiya Mehta joins me. Amiya ji, जय हिंद के साथ स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। And I also have the pleasure of welcoming someone who is a poet at heart and also a composer, actor, Himanshu Sharma. Himanshu ji, namaste. नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। So when I say longing for motherland, am I right in assuming that each one of us have a kind of very special feeling for the place from where we came, and especially if that place happens to be Bharat? और भारत की बात करते करते हिंदी में भी हम प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि गीत भी अगर गाएंगे तो हिंदी भाषा में गा रहे होंगे तो क्यों ना हम बात की शुरुआत भारत प्रेम से ओतप्रोत किसी भी गीत से शुरू करें। हिमांशु जी, आप। भारत का नाम लेते ही तो एक गीत आता है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सुनाइए फिर, गा के दो लाइनें। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ, हम लोग कोरस में आ गए, कोरस में हमें होना चाहिए। तो प्रीत की बात को लेते हुए अमिया के पास जाते हैं। अमिया का मतलब भी अमृत होता है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, और साथ ही साथ जनवरी का महीना है तो हाल ही में हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया और 26 जनवरी भी हमारे समीप है, हमने स्वामी विवेकानंद जयंती भी मनाई है। तो इस सब को लेके जो भारत की तरफ हमारी एक हुक रहती है अंदर कि कुछ ऐसा है जो पीछे छूट गया है जिसको हम पकड़ लेना चाहते हैं। तो कैसे अमिया, जो आपका प्रेम थिएटर के साथ रहा है, उसने मदद की आपको भारत से जुड़े रहने में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है अशोक जी। और एक वास्तव में देखा जाए तो थिएटर, नाट्य के प्रति जो प्रेम है उसका विषय, और उसमें हमने जो यहाँ लाने की कोशिश की है उसमें भारत का प्रेम बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये एक बहुत बड़ा तरीका है हमारा, अपना जो कला है, आर्ट है, उसके द्वारा हम अपने मदरलैंड से जुड़े। तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि हम हिंदी में और हिंदी से में हमारे कल्चर से जुड़े हुए नाट्यकर्म, संगीत को लेके आए। बहुत से नाटक ऐसे किए हैं जिनमें संगीत का समावेश है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी अगली जनरेशन, जो हमारे कलाकार हैं, उनके बच्चे हैं, या जो भी हमसे आगे वाली जनरेशन जुड़ती है, वो अगर भारत में पैदा नहीं भी हुए हैं तो उन्हें एक बहुत अच्छी झांकी देखने को मिलती है जो हमने वहाँ पर जिया है। तो अब एक प्रश्न है जो हमारे आपके मन में आता होगा और हिमांशु जी और अमिया जी के मन में भी आया होगा। जो नई पीढ़ी है, खास करके जो सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन है, वो कई बार सोचते हैं अब देखो हमें यहाँ रहना है, हमें बड़ा भी आना है, नौकरी भी यहाँ करनी, शादी भी यहाँ करनी, भारत ठीक है, हम भारत के हैं लेकिन हम अमेरिका के ही हैं। उनका जो ये कहना है वो पूरी तरह गलत हो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर जो एक दूसरा आयाम है
व्यक्तित्व के विकास का जो कि हमारी जड़ों के साथ जुड़ा है। तो हिमांशु, यदि मैं आपकी बिटिया हूँ या बेटा हूँ और मैं इस तरह का प्रश्न आपके सामने लाता हूँ, तो क्या तर्क आप उनको दे सकते हैं? भारत के साथ जुड़ाव हमारे समग्र विकास के लिए कैसे आवश्यक है? मैं ये कहूँगा कि मेरी अपने बेटे और बेटी से इस बारे में बात भी हुई है, और मैं कहूँगा शायद 40 वर्ष पूर्व बात अलग होती, लेकिन आज तो बिल्कुल साफ है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आज भारत जाना चाहती है। भारत एक बहुत बड़ा व्यापार क्षेत्र है, वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, और वहाँ पे जिस गति से विकास हो रहा है, तो वहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट और किसी भी तरह के एंटरप्राइज को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो कि अब पश्चिमी देशों में बहुत कम बची है। तो आप किसी भी बड़ी कंपनी को पकड़ लें, उनके सीईओ, उनके सीटीओ, सभी लोग आपको भारत में मिलेंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, और ऑटोमोबाइल कंपनीज, दे आर ऑल गोइंग टू इंडिया, एंड आई थिंक इंडिया इज़ द फ्यूचर, एंड आई थिंक दे ऑल्सो एग्री विद मी कि दैट्स वाई दे हैव अ वैल्यू फॉर लैंग्वेज हिंदी। जैसे बोलते हैं कि कोई भी भाषा जो है, एनी लैंग्वेज इज़ अ विंडो टू अ सिविलाइजेशन, तो वी स्टार्ट विद लैंग्वेज हिंदी, और उसके थ्रू यू गेट इंट्रोड्यूस टू लैंग्वेज। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बच्चों ने हिंदी यहाँ पे सीखी है, और अभी वो हिंदी स्कूल में हिंदी पढ़ा भी रहे हैं दूसरे बच्चों को, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अब वो दे कैन रिलेट कि भाई कौन सा शब्द कहाँ पर है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस, उनके क्या जोक्स होते हैं। और अमीर भाई के साथ नाटक में हम लोग काम करते हैं, और वहाँ की जो लोक भाषा है उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। तो एक बहुत अच्छा मानता हूँ कि दे हैव गुड थिंग्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो भारत विविधताओं के साथ परिपूर्ण राष्ट्र है और अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता गीत हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं। हम ये पर हिमांशु जी ने बड़ी, मैं ऐसे इनके साथ आत्मीयता का आधार लेकर ना बड़ी चतुराई से दोनों बातें कर दी। यानी एक तरफ इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एंगल से इन्होंने उस बात का इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन किया कि भारत के बारे में जानना, क्योंकि वो, और सरप्राइजिंगली मैं पढ़ रहा था तो स्वामी विवेकानंद जो बात कहीं कहते हैं उसमें भी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो एक राष्ट्र की पहचान विश्व में बने, उसमें एक भूमिका उसकी रहती है। पर हम उस संदर्भ को अलग रख लेते हैं, हम भावनात्मक पहलू की तरफ जाते हैं। यदि अमीय जी, तो आपको क्या लगता है, जब हम, जैसे आप आए होंगे तो क्या याद आपको भारत की आती रही होगी? शायद आप स्टूडेंट रहे होंगे या जो भी रहा था, वो समय थोड़ा याद करें। जी बिल्कुल, भारत पूरी तरह तन मन में बसा है। भारत की याद तो मतलब कहना भी मुझे लगता है उचित ना होगा, क्योंकि याद करना क्या, पूरे समय साथ ही रहता है, दिन रात सुबह शाम। तो भारत पूरे वक्त साथ में है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और इसी के चलते जब एक मुकाम पर पहुँचे अपने कैरियर में कि ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा समय दिया जा सकता है अपने पैशन के प्रति, कला के प्रति, तो सबसे पहला काम यही किया कि हम कुछ ऐसा करें जो भारत से जुड़ा हो। और भारत में ना, जैसा हिमांशु भाई ने बोला, हमने न सिर्फ हिंदी के लिए काम किया बल्कि हमने आंचलिक और फोक भी भाषाओं को यहाँ लेके आने की प्रयास किया है। तो ये अगेन वही बात, भारत से जुड़ाव जो पूरे वक्त 24 घंटे बना रहता है, उसके कारण। तो भारत क्या है, इसकी परिभाषा करना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। पर ये चुनौती मैं हिमांशु जी और अमीय जी दोनों के सामने रखने से पहले अपनी ओर से ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत, जैसे हम स्कूलों में किताबों में पढ़ते थे, भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, और भारत एक भाव है, और वो ऐसा भाव है जो वसुधैव कुटुंबकम के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो इस रूप में भी जुड़ा हुआ है कि आपकी अपने अंदर ऐसी आस्था हो जिससे आप ये बोध लेकर आगे बढ़ें कि आप इस देह तक ही सीमित नहीं हो। तो जो सांस्कृतिक दृष्टि से हम सूक्तियाँ ऐसी हमारे सामने आती हैं कि देहो देवालय प्रोक्तो, यानी देह जो है ये देवालय की तरह है। तो इसकी पवित्रता के बारे में जो बातें भारत की माटी सिखाती रही है, अब कहीं ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक संचरण ऐसा हो रहा है कि जो भारतीय मूल्य हैं वो भारत में भी उस प्रकार से बचे नहीं रह गए हैं। बल्कि हिमांशु जी, ऐसा हम देखते हैं कि जो समझिए 20 साल 30 साल पहले भारत से आ गए,
उनके यहाँ पर जो भारत है और वो जो अब जाते हैं या उनके बच्चे कहते हैं आप जिस भारत की बात करते हैं ये तो वो है नहीं, मेरी कज़न तो ऐसे कहती है, इसके बारे में आप अपना ऑब्जर्वेशन। ये तो है, मैंने कई एक बार बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि जो भारत से 20 वर्ष पूर्व निकल के आ चुके हैं उनके मन में अभी भी वही भारत है उन 90 के दशक का। तो लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं यहाँ के मुझे ध्यान है कि जब हम छठी में संस्कृत पढ़ते थे तो एक संस्कृत सुभाषितानी एक किताब होती थी, उसमें हमें श्लोक याद करने को बोला जाता था। तो उसमें एक श्लोक था कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात यानी कि तब अब यहाँ की मुझे समझ आया कि सिर्फ एक इंडियन फिलॉसफी इतनी विराट है कि उसने बोला है कि जो हमारा तुम्हारा करते हैं वो लघु सोच वाले होते हैं और जो उदार चरित्र वाले होते हैं वो कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम। यानी कि भारत ने एक वो विचार दिया है कि पूरा विश्व एक परिवार है, चाहे आप कहीं पे भी पैदा हो, आपका ब्लड, आपकी मसल्स, आपकी हड्डी सब वही हैं। और हम जब ये विचार लेके आते हैं तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये एक बहुत ही विशेष बात है। तो मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि वाकई ऐसा है। और अब जहाँ तक ये बात आती है कि अब हम भारत में जाते हैं तो वो किस तरह से वो लोग रह रहे हैं, तो मैं इसको एक ट्रांजिशन के रूप में देखता हूँ कि अभी भारत में जो वैचारिक और विकास की गति बढ़ रही है तो वो चाहते हैं कि उनको बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर नौकरी के साधन, सुरक्षा और अच्छे शहर रहने के लिए मिले। और साथ में वो अपनी कल्चर और उसको लेके भी आ रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों उसमें भारत के CEO, CTO, बहुत से देशों के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के बन चुके हैं। तो ये अपने आप में कहता है कि कुछ ऐसा है भारत माँ के बच्चों में कि वो एक सृजन, एक क्रियात्मक आर्टिस्ट को पैदा करता है और जिसकी रियली सोच ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो हमारे पास छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा, बड़ी सी जोड़ी आप वो ये कि जैसा, और ये कोई कंपैरिजन के लिए नहीं है या किसी देश को ऊपर नीचे दिखाने के लिए नहीं है। जैसे हम अमेरिका को बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 300, 400, 500 सालों से दुनिया भर से लोगों को यहाँ पर बुला के उनको एक्सेप्ट करता है ये देश। बहुत खूबसूरत बात है। और ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है, इसको एक मेल्टिंग पॉट बोला जाता है कि यहाँ पर आने के बाद एक सॉर्ट ऑफ कहावत है कि करीब करीब 7 जनरेशन्स के बाद अमेरिकन हो जाता है व्यक्ति। जैसे कि बोस्टन टी पार्टी हुई थी, वो लोग भी अंग्रेज़ थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे ओरिजिनली, बट 7 जनरेशन तक आते आते उन्होंने अपनी अमेरिकन आइडेंटिटी को बना लिया था, पहचान लिया था और अमेरिकन मानने लगे इस मामले में। लेकिन भारत के बारे में ये कहना चाहूँगा, भारत भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है। भारत भी कई वर्षों से अगर कितने कल्चरों को समाहित कर रहा है। और सबसे बड़ी खूबी की बात ये कहना चाहूँगा कि भारत मेल्टिंग पॉट नहीं है। भारत आपको अपनी आइडेंटिटी, अगर आप देखेंगे बहुत से कल्चर्स जो हमारे यहाँ 500 साल पहले भी आए, 1000 साल पहले भी आए हैं, वो यथावत अपने कल्चर को निभाए हुए हैं, वैसे ही निभा रहे हैं। और इस ही के साथ फिर भी भारत साथ में चल रहा है और बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। और अब तो बहुत विकास के रास्ते पर। बिल्कुल राइट। तो विकास के रास्ते पर चलते हुए मैं फिर से हिमांशु जी के पास आऊँगा ये सवाल लेके कि जब हम भारत के बारे में बात करें, अभी भी इस कार्यक्रम में हम लॉन्गिंग फॉर मदरलैंड शीर्षक से हम अपनी भावनाओं को देख रहे हैं और उस संवेदना के साथ में जो एक रसमयता हमारे अंदर जाग जाती है और बल्कि एक ललक जैसी कि माँ को गले लगने की होती है, भारत की माटी का स्पर्श करने की। मैं अपना एक व्यक्तिगत जो संस्मरण कह दीजिए, इस संदर्भ से जुड़ा होने के नाते स्वतंत्रता ले रहा हूँ इस तरह के मंच पर पहली बार बांटने की। तो कई जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो किसी कारण से कुछ बरस जा नहीं पाते हैं, तो वो सबके किसी कारण से हो सकता हो। आजकल स्थितियाँ अलग हैं, अगर विद्यार्थी के रूप में आए तो 2 साल के बाद में तो मैं कुछ 9-10 साल के बाद जा पाया था। लेकिन भारत मेरे अंदर उसी तरह से जागृत था जैसे कि हिमांशु जी कह रहे थे। तो मैं जब अमीय पहुंचा हूँ वहाँ पे 2008 में, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कण है उसको देखकर मैं न केवल विस्मित सा हो रहा हूँ, आह्लादित हो रहा हूँ, मेरे अंदर जो एक आनंद है वो फूट रहा है। उस अनुभव को, जैसे मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और अगर फुटपाथ पर वो सब्जियां बेचने वाले बैठे हैं या जो भी दृश्य दिख रहा है, पहाड़ी पर कोई मवेशी चराता हुआ जा रहा है, तो ऐसा लगता था आहा, जैसे वो सुहाना सफ़र ये मौसम हंसी वाला गीत था ना। और
और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा विस्तार हो रहा जी। है। तो ये जो विस्तार होने वाला भाव है जो कि भारत के साथ जुड़ाव से जुड़ा हुआ है, वो हम सब किसी न किसी स्तर पर महसूस करते ही करते हैं। अब इस बात को लेके मैं हिमांशु जी के पास जो आ रहा था, देखिए एक तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भारत है जिसकी पहचान को लेकर हम बात करते हैं, कलाओं की बात करते हैं, और एक वो भारत है जिसका स्वरूप राजनीतिक है। और जब हम अभी बात कर रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस, तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम 26 जनवरी की बात करेंगे तो भी वो 26 जनवरी 1950 के साथ भारत का गणतंत्र लागू हुआ। लेकिन जब हम भारत की सांस्कृतिक परंपरा की बात करें तो वो तो हजारों वर्षों से भारत है। तो ये दोनों भारत कहीं आपस में सामंजस्य बिठा के चलते रह रहे हैं, या इन दोनों में कहीं आपको लगता है कुछ मतलब खिंचाव हो जाता है, क्योंकि अब वो धर्मनिरपेक्षता के नाम से भी हो सकता है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, जुड़ाव तो है। जैसे मैं अभी एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो वर्जीनिया में होते हैं और यहाँ पे आते हैं गर्मियों में और फिर वो सर्दियों में चले जाते हैं ब्राज़ील में 4000 किलोमीटर दूर, और उन्होंने देखा है कि वो बर्ड वापस उसी पेड़ पर आते हैं। मतलब उन्होंने एक जियो स्टेशनरी टैग लगाया उसके ऊपर सैटेलाइट से, उन्होंने उसको ट्रैक किया कि 4000 मील दूर, फिर वो वापस वहीं पर आता है। तो उन्होंने देखा ऐसा कुछ है हमारे अंदर जो हमें जुड़ाव रखता है, चाहे हम कहीं पे भी रहें, किसी भी तरह से रहें। और विशेष रूप से मैंने देखा है कि यहाँ पे भारतीय जो 3 या 4 पीढ़ी से रह रहे हैं, वो भी, उनके बच्चे भी, और उनके अंदर संस्कृति। जब हमने देखा कि ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो जब मंदिर में जाके पूजा करता है और उनकी छोटी सी तस्वीर, गाय की पूजा भी करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, और मंदिर में जाके वो वॉलंटियर करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, रोटी बनाते हैं। तो एक जुड़ाव है, चाहे वो भारत से नहीं आए, वो अफ्रीका से आए थे वहाँ पर। तो हालांकि एक अंदर का जुड़ाव है, और बाहर से हमें लगता है कि हो सकता है खिंचाव हो, या फिर हो सकता है कि कोई चाह रहा हो कि हमें आधुनिक की तरफ बनना है, कोई चाह रहा है कि नहीं हमें धर्म और कस्टम्स की तरफ खींचना है। तो ये तो एक ट्रांजिशन फेज है, ये चलता रहेगा धीरे धीरे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे पास एक सीधा उदाहरण है, ऋषि सुनक है, या और भी देशों के वो हैं। वो बिल्कुल, आपकी बात से मुझे याद आया, अभी जब ये प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा था तो गयाना के राष्ट्रपति महोदय ने भी भारत के प्रधानमंत्री महोदय की इस बात को लेकर कृतज्ञता अपनी व्यक्त की कि उन्होंने वैक्सीनेशन के संदर्भ में पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखा और भारत से बाहर भी सहायता की। और ये जो भावना है, जो आप अभी पहले याद कर रहे थे कि उदार चरित्र वाले जो होते हैं उनके लिए पूरा विश्व एक परिवार है, ये भाव अपने आप में बड़ा सुंदर है अमिया जी। ये जो भावना है कि हम सबको अपनाएं, वो हमें विस्तार भी देती है और इसके साथ हमारा विकास भी जुड़ा है, आत्म विकास भी जुड़ा है, आर्थिक विकास के भी सूत्र इसमें से निकल कर आते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे पहले हिमांशु जी थोड़ा सा संकेत दे रहे थे, आप रिलेट तो मनुष्य से करोगे, और वो रिलेट करने के अंदर जो एक सहज सौंदर्य है वो भारतीय संस्कृति आपको सहज ही देती है। तो कहीं कहीं छूट जाता है, वो बात और है, क्योंकि हम अपने आत्म केंद्रित हो जाते हैं, स्वार्थ में पड़े जाते हैं। आपसे मेरा सवाल जो है वो आपको ये सवाल शुरू होने के साथ ये सोचना शुरू करना है कि अगर आप भारत का स्मरण करते हैं तो ऐसे कौन से रोल मॉडल्स आपको लगते हैं जो भारतीयता के प्रतीक के रूप में आपके साथ रहे हों? आपके पिताजी भी रहे होंगे, लेकिन आप उनका उल्लेख नहीं करें, जिनके बारे में सब जानते हैं, उनके बारे, उनमें से कोई एक या दो जो जी मेरे हिसाब से, और मेरे अपने मैं तो इतिहास को कोट करना चाहूँगा। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का नाम आता है, और उसके अलावा मुझे हमेशा अशोका द ग्रेट ने बहुत प्रभावित किया है। आपका नाम है लेकिन जो अशोका ने जिस तरीके से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मेरे ख्याल से शायद अशोका के साम्राज्य के अंतर्गत जितना बड़ा भारत रहा है वो शायद कभी दोबारा नहीं रहा। अकबर ने काफ़ी फैलाया था, लेकिन उतना फिर भी नहीं रहा, अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक। और इन सब को करने के बाद एक क्षण में उन्होंने ये सब छोड़ दिया और एक तरह से भिक्षु का जीवन अपना लिया। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसलिए ये दो कैरेक्टर मैंने अपनी छोटी सी यादें जो स्कूल के समय में पढ़ा है, मैं तो इतना अच्छे से इतिहास पढ़ा नहीं, लेकिन अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था उसके पीछे बहुत सारा रक्तपात जो है कलिंग युद्ध का,
वो भी उसकी पृष्ठभूमि में है, तो उसको भी हम वो नकार नहीं बात भी सकते बिल्कुल हैं। ठीक है। और तो मैं अशोक से अधिक जो आपने पहला नाम लिया स्वामी विवेकानंद, उन पर वापस आ जाऊंगा। तो स्वामी विवेकानंद वेदांत केसरी के रूप में भी जाने जाते हैं। अमेरिका में भी जो उनका आगमन हुआ, और अभी हम जिस रूप में एक प्रकार से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक संपदा के स्थल के रूप में पहचान है, उसका काफ़ी सारा श्रेय कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की मेधा को जा सकता है। यही सवाल मैं हिमांशु जी आपसे अगर पूछूं कि भारतीयता की दृष्टि से, अब विवेकानंद का नाम तो आप नहीं ले सकेंगे, उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन और कोई जो आपको लगता है कि प्रेरित आपको करते हैं? अभी मतलब अगर वास्तव में देखा जाए, आप मतलब धर्म, देश, राजनीति को अगर छोड़ दें, तो अगर आप देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी का मैं नाम लूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है और उनका जो प्रयास है, अब वो कितना फलीभूत हुआ है उसके बारे में तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बट वेरी वेरी एग्रेसिवली उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया है कि आई वांट टू डू दिस पैशनेटली, एग्रेसिवली, कि मुझे वैक्सीन देना है, मुझे ये करना है, प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे करना है, बट यू नो, डू और डाई, आई वांट टू डू इट। सो दैट इज़ द डायरेक्शन वी वांट। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उनके पीछे, जैसा कि उन्होंने विवेकानंद जी का नाम लिया, उसके पीछे हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर हुए हैं। और मैं अभी काफ़ी प्राचीन दर्शनों के बारे में पढ़ रहा था, जैसे योग है, सांख्य है, शैव है, और जैन है, बुद्ध है। तो इतने सारे दर्शन भारत ने पूरी दुनिया को दिए हैं। और आजकल हर एक मॉल में जाए आपको योगा स्टूडियो मिलेगा, तो हर एक व्यक्ति जानता है कि योग क्या है, एक बहुत बड़ी बात है देना। और आयुर्वेद है, उसके बारे में रिसर्च की जा रही है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। और मेडिटेशन तो इतना बड़ा हो चुका है, विपस्सना। और आजकल चाहे आप खिलाड़ी हों, वैज्ञानिक हों, हमारे एलिमेंट्री स्कूल में भी उनको योग और मेडिटेशन सिखाते हैं कि हाउ टू काम योर माइंड, क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है, तो उसको एक जगह कैसे लाया जाए। तो इतने सारे प्रोडक्ट, मतलब एक बुटीक शॉप है, राइट, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अब उनको अब एक जगह जमा करके उनको सजाना भी है और अपने बच्चों को सिखाना भी है और दूसरों को भी बताना है। तो जैसे मैं कुछ अमेरिकन लोगों से बात करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि द ग्रेटेस्ट थिंग यू हैव इज़ योर डेमोक्रेसी, सो विच इज़ द बिगेस्ट थिंग यू हैव. No matter what happens, you will come on the right track, and you have so many products to showcase. You have mathematicians, you have physicians, you have Ayurveda, you have yoga, you have philosophies. हमारे पास चारवाक की कैपिटलिस्टिक फिलोसफी भी है जो कि भगवान और आत्मविश्वास नहीं करता. हमारे पास जैन भी है, हमारे पास सांख्य और योग और शैव भी है जो कि बताते हैं कि पुरुष, आत्मा और जीव, उसका क्या संबंध है. उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी विवेचनाएं की हैं. और पतंजलि जैसे उन्होंने सबको कंपाइल करके योगा सूत्र भी दिया है. तो एक बहुत, मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है हमारे पास, जो कि अभी सिर्फ उसकी खुशबू अभी बाहर फैलना ही शुरू हुई है. तो आई थिंक बहुत आगे तक हमें जाना है. अभी आगे तक जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक जाएंगे इसका पता भी लगाना चलते चलते होता जाएगा. पर बहुत संक्षेप में बहुत सारी बातें हिमांशु जी ने कहीं, गागर में सागर भर दिया उन्होंने. तो कुछ कुछ एक्सप्रेशंस रहते होते हैं, बात को कहने के लिए होते हैं. तो वो बुटीक और ये ऐसा लगता है कि वो कहीं सीमित तो नहीं कर रहा, लेकिन उनका भाव वही है जिसमें कि जो भारत की सुरभि है वो दूर दूर तक पहुंच ही रही है. उस सुरभि की बात को लेते हुए मैं फिर एक बार अमीय जी से अनुरोध करूँगा कि अगर साहित्य और कला की दृष्टि से भारत के प्रेम के साथ जिनको आपने रचा बसा पाया है, तो ऐसा कोई लेखक या कोई कलाकार आपको कौन याद आता है? बहुत सारे नाम याद आते हैं अशोक जी. प्रेमचंद, हिंदी भाषी हूँ तो प्रेमचंद का नाम तो सर्वप्रथम आएगा. निराला हैं, अमृता प्रीतम हैं. नहीं, जिनके साथ भारतीयता का भाव जुड़ा, इन सब के साथ जुड़ा लगता है. जी बिल्कुल. और प्रेमचंद तो उसमें फिर सबसे बड़ा नाम है अगर भारतीयता के भाव की बात करी जाए. रामधारी सिंह दिनकर जी हैं. दिनकर जी के लिए हमने उनके ट्रिब्यूट में एक प्रोग्राम भी किया था लास्ट ईयर, हम सभी ने मिलकर, आपको याद ही है. तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं. प्रेमचंद मुझे विशेष तौर पर इसलिए भाते हैं क्योंकि उन्होंने भाषा को सरल तरीके से आम जन तक पहुंचाया. प्रेमचंद के पहले तक हिंदी साहित्य का ये हाल था, जैसे जयशंकर प्रसाद वगैरह हुआ करते थे जो बड़े भारी हिंदी का उपयोग करा करते थे. तो साहित्य और भाषा विशेष तौर पर हिंदी में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि जुड़ पा रही थी जन जन से.
और ये काम प्रेमचंद ने बड़ी खूबसूरती से किया। जो मैं प्रेमचंद जी का नाम सुनते हुए मैं अचानक अपनी कुर्सी से उछल कर ये बात कहने लग गया हूँ हिमांशु जी और अमिया जी की उपस्थिति में आपके साथ, जिस तरह से तकनीकी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि हमें ऐसे पकड़ लिया है। और कभी कभी तो ऐसा है कि वो एक पैराशूट नीचे उतरने वाला नहीं है, मतलब जैसे कोई वो आयरन मैन की तरह वो हमको लेकर उड़ा रही हो। और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि उड़ान के अलावा वो हमें बांध रही है कि हम कहाँ तक देखें, क्या देखें। और हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा एक तुरंत प्रभाव से हमारे पास ही हो जाता है कि अब यहाँ से वहाँ माइंड चला जाए या वहाँ से वहाँ चला जाए। तो इस चक्कर में जो हमारी संपदा है भारतीयता की दृष्टि से, जो अलग अलग कला माध्यमों के द्वारा भी है, और जो चिंतन हमारा ऐसा हो जिसको लेकर हम सचमुच प्रसन्न हों, प्रकृति के साथ जुड़ें, किस तरह से कला माध्यमों को अपनाएं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा छूट रहा है। तो जब हम लॉन्गिंग फॉर मदरलैंड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ, यानी हम न्यूयॉर्क में बैठे हुए, न्यू जर्सी में बैठे हुए, भारत से बाहर बैठे हुए, ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे होते हैं कि भारत का वो भाव जिसके साथ जब हमारी धड़कनें अनुनादित होती हैं तो हम मतलब ऐसे हंस सकते हैं खुलकर, जैसे कि एकदम निश्चल निर्दोष बालक हंस सकता है। क्योंकि जो भारतीयता का भाव है वो हमें निश्चल भी बना देता है। तो इस बात को लेते हुए अगर हम एकदम मस्ती में एक देशभक्ति का गीत थोड़ा सा गुनगुनाएं, और ये हमारे हिमांशु जी के नेतृत्व में, अमिया जी तो आप क्या कहते हैं? हम बिल्कुल, और हम कोरस के तौर पे हैं। बिल्कुल। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है भाई, तुझ पे दिल कुर्बान। तो ये जो बात है, ये फिल्म थी काबुली वाला। हाँ, काबुली वाला। और दरअसल क्या है, हम ये गाते तो हैं अपने, और राष्ट्रीय पर्व पर भी इसको हम बजाते हैं, और इन्होंने भी गाया है, और देशभक्ति का तो है। मगर जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो कथा थी काबुली वाला, तो क्या अफगानिस्तान वाला भाई है, वो भारत आया हुआ है, जो अपने देश को याद कर रहा है। पर लॉन्गिंग फॉर मदरलैंड के हिसाब से तो ये ठीक चल जाता है। इसलिए आप छूटे नहीं, आपको मेरा रंग दे बसंती चोला भी गाना पड़ेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी निकले, जिस चोले को पहन शिवाजी निकले अपनी शान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। वाह, तो इनके लिए तालियां धन्यवाद। बजाना ऐसा खूबसूरत, होगा बहुत कि अब खूबसूरत। इस कार्यक्रम के लिए भी तालियां बजा रही हैं हम, क्योंकि ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। पर ये जो बसंती चोले की बात आई, उससे फिर स्वामी विवेकानंद का ये वचन याद करते हुए कि त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। तो ये सेवा का भाव हमारे अंदर जागता रहेगा तो हमारे लिए भी आनंद बढ़ता रहेगा, और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी और अधिक अच्छा होता रहेगा। तो ये जो बरस है, इसको भारत के पहल पर
ईयर ऑफ द मिलेट यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भारत की वर्तमान समय में देन होगी। और जैसा भारत प्रेम के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को याद करे थे, प्रधानमंत्री महोदय को, हिमांशु जोशी जी, उनका भी इसमें उनकी दृष्टि का भी इसमें संकेत दिखाई देता है। तो आपका बहुत सारा धन्यवाद है हिमांशु जी, आप पधारे और हमने भारत माता का स्मरण आप दोनों के साथ करने का ये आनंद प्राप्त किया। आपको इसमें कहीं ना कहीं अपने किसी विचार की, किसी भाव की झलक मिली होगी, ऐसा हमें विश्वास है। और बहुत सारी मंगल कामनाएं आने वाले गणतंत्र दिवस पर भी, और आपके जीवन में उन्नति हो, मंगल हो, प्रसन्नता बढ़े, हम लोग समन्वित और शांत विश्व के निर्माण की तरफ भारत माता के आशीर्वाद से बढ़ें, ऐसी प्रार्थना के साथ पुनः इन दोनों का आभार। अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार।